Hello everyone. So this is part 2 of chapter 2 reproduction in plants. So अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया था और वो कंप्लीट कर दिया था. अब इस वीडियो में मैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से स्टार्ट कर रही हूँ. So let's begin. These days farmers and horticulturists have developed certain artificial methods of vegetative propagation such as cutting, layering, grafting and tissue culture. तो ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. ठीक है, तो कटिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड द स्टेम इज कट इनटू स्मॉल पीसेस विथ ईच बियरिंग एन एक्सिलरी बर्ड. The cut ends are planted in moist soil. After a few days, they strike roots and grow into new plants. This method is normally employed for propagating plants like sugarcane, rose, China rose, lemon, etc. तो कटिंग में क्या होता है कि जो स्टेम होते हैं उन्हें छोटी छोटी पीसेस में कट किया जाता है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं. उन्हें आप अपनी स्क्रीन पे एक्सिलरी बर्ड देख सकते हो. मैंने अभी डाला है स्क्रीन पे अपनी, तो इसको आप देख सकते हो. ये एक्सिलरी बर्ड है. तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो सर्कल की हुई है, तो वही एक्सिलरी बर्ड है. तो जो पार्ट स्टेम की जो पार्ट एक्सिलरी बर्ड कंटेन करती है उसे कट करते हैं उतना बड़ा. ठीक है, उतना बड़ा हर स्टेम में एक्सिलरी बर्ड के साथ कट किया जाता है, उतना बड़ा. ठीक है, जिसमें एक्सिलरी बर्ड हो. ठीक है, और फिर जो कट होती हैं, जो कट की एंड्स होती हैं, उन्हें सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है. और फिर कुछ दिन बाद उसमें रूट्स आ जाते हैं, उसमें न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, धीरे धीरे लीव्स आती हैं. ठीक है, तो इस मेथड से हम नॉर्मली शुगर केन, रोज, चाइना रोज, लेमन, ये सब इन तरह के प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, कटिंग से. सेकेंड वन इज लेयरिंग. In this method, a portion of one of the lower branches of the plant with an axillary bud at the node is bent down to the ground so that it touches the soil. A ring of bark is removed from this portion, which is then covered with soil. Some heavy object, such as a small piece of stone or a brick, is kept on the branch so that it does not come out of the soil. In a few days, when the branch gives out roots, it is cut off from the main plant. It then continues to grow out as an independent plant. This method is used for the propagation of plants like mint, rose, jasmine, etc. So आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है लेयरिंग की. इसमें यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट के जो एक्सिलरी बर्ड हैं और नोट के पास जो एक्सिलरी बर्ड हैं उन्हें ग्राउंड में बेंड कर दिया गया है. यहाँ पे देखो मैग्नीफाइड व्यू दिया हुआ है. और इसमें से फिर रूट आ जाते हैं, फिर इसमें से प्लांट ग्रो करते हैं. तो इस तरह से लेयरिंग होती है. तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे नोट्स दिए हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड के नोट्स, तो उन्हें इसमें बेंड कर दिया जाता है. ठीक है, और बार्क का एक रिंग उसमें से, उस पोर्शन से रिमूव कर दिया जाता है, जो कि फिर सॉइल से कवर कर दिया जाता है. ठीक है, और फिर उस पर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन या ब्रिक कुछ रख देते हैं ताकि वो बाहर ना आए सॉइल से, ताकि वो भारी हो जाए थोड़ा और ये बाहर ना आए सॉइल से. और फिर जब वो थोड़े दिन बाद जब उसमें उस ब्रांच से रूट्स आते हैं, तो उसमें उस रूट्स को वो रूट क्या करते हैं कि मेन प्लांट देते हैं. जैसे यहाँ देखो मेन प्लांट आया है ना, ये प्लांट, मेन प्लांट ग्रो कर देते हैं इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे. ठीक है, इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे वो ग्रो कर जाते हैं. और इस मेथड से हम मिंट, रोज, जैस्मीन जैसे प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं. सो दिस वाज लेयरिंग. नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग. इन सम केसेस सच एज रोज, mango, guava, etc., a small shoot or bud of a desired variety of plant is intimately fixed on the stem of another plant of the same or related species. The plant receiving the bud or the shoot is called the stalk, and the shoot fixed on it is called the scion. ठीक है, for a successful graft, it is important that the cambium layers of the stalk and the scion must come into very close contact so that growth may continue. The grafted points are then bound together with tape and the joint is covered with
wax to prevent dehydration and is protected from any bacterial infection. In a few days the new cells developed and a new plant grows. तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। अपने मेरे टेरेस पे भी एक प्लांट है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ अभी, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही प्लांट है जिसमें मैंने ग्राफ्टिंग की थी, ठीक है। तो मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ, तो उससे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ आएगा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस प्लांट, आई थिंक यू आर एबल टू सी इट। इस प्लांट में आप देख सकते हो कि कुछ लीव्स ऐसी हैं और कुछ लीव्स इसमें ऐसी हैं। ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इसमें कुछ लीव्स इस तरह की हैं और कुछ लीव्स जैस्मिन प्लांट की हैं, ठीक है। मैं इसमें से एक लीव तोड़ रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। मैं जैस्मिन प्लांट, जिसमें से मैंने उसका स्टेम निकाल के इसमें जोड़ा था और उससे इसके स्टेम से मैंने कपड़े से बांध दिया था, और उसे कपड़े से बांधने के बाद ये आई थिंक 7 मंथ्स में ये ऐसा हो गया। कुछ इस तरह की हो गई हैं और कुछ इस तरह की हो गई, लेकिन इसमें लीव्स बस आई हैं इसकी। इसमें जैस्मीन वाला जो बेला का फूल होता है वो नहीं आया, बस उसकी लीव्स ने इसका ये फॉर्म लिया है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको अभी जैस्मीन प्लांट दिखाती हूँ, जिसमें से मैंने उसकी कुछ पार्ट्स लिए थे और इसमें लगाए थे। तो ये वो प्लांट है जिसमें से मैंने लिया था इसका स्टेम। तो ये आप देख सकते हो, ये बेला का फूल यहाँ पे खिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ था कि देखो आप, ये इसने लिया है फॉर्म, इस लीव का शेप लिया है, बड़ी बड़ी लीव्स हैं उस प्लांट की, तो मैंने आपको अभी दिखाई। तो इसी तरह ग्राफ्टिंग होती है। मैंने क्या किया था कि इसका स्टेम लेके उसके स्टेम में मैंने उसको कैम्बियम के साथ जोड़ दिया था, मतलब मैंने दोनों के स्टेम को जोड़ दिया था, ठीक है, कपड़े से बांध दिया था। और उसके 7 और 8 मंथ्स के बाद मैंने वो प्लांट बिल्कुल वैसा हो गया। आधी लीव्स इसकी ऐसी हैं और आधी लीव्स उसकी ऐसी हैं, बट उसमें ये फूल नहीं ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने बस कुछ ही फॉर्म लिया है इसका और कुछ फॉर्म लिया है उस प्लांट का, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गो। सो यू कैन सी दिस प्लांट। I think you are able to see this. इसमें थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ी सी लीव्स ऐसी हैं, तो इसके जोड़ने की वजह से हो गया था। इसे आप कपड़े से मैंने बांध दिया था, तब ये इस तरह से हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसकी स्टेम भी बिल्कुल इसी की तरह है, जैसी स्टेम भी इसने बेले के फूल का नहीं लिया है, स्टेम भी इसकी इसी प्लांट की तरह है, इस प्लांट की तरह, बट लीव्स उसकी सिर्फ इसकी लीव्स बस बेले के फूल के जैसी हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स मूव फर्दर। कैन वन सी दिस? इसकी स्टेम भी बिल्कुल इसकी तरह है, स्टेम इसकी तरह है, बट लीव्स इसकी तरह हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों प्लांट्स का। सो लेट्स मूव फर्दर, आगे का पढ़ते हैं हम लोग अब। सो इस टॉपिक में मैंने आपको बस ये बताना मैं भूल गई कि ये स्टॉक और सियॉन क्या होता है। तो स्टॉक वो होता है जो या तो किसी भी प्लांट का शूट या बर्ड रिसीव करता है, जिसमें जोड़ा जाता है, और जो जुड़ता है, जो भी शूट फिक्स किया जाता है, उसे कहते हैं सियॉन, ओके। तो उन्हें ये कवर किया जाता है कपड़े से या टेप से, जिससे भी कवर किया जाता है, इस तरह से वो कवर होते हैं और फिर वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। सो आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन। इट इज़ द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। इट इज़ गिवन इन फिगर 2.7. If vegetative propagation is not possible in a plant, then tissue of vegetative buds, shoot, apex or any other suitable part of the plant can be used as an expellant for micropropagation. The explants are treated with sterilization chemicals to prevent microbial growth and then cultured in a particular nutrient medium. Cells grow and divide to form a cell mass called callus. Some growth regulators, that is plant hormones, are added. The callus differentiates into plant parts looking like a tiny plant called plantlet, and then after 4 to 6 weeks the plantlets are transferred to the soil. This can be used to develop and multiply disease free stalk. So this technique is being used to grow
ऑर्चिड्स, ग्लैडियोलस, क्राइसैंथेमम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है माइक्रो प्रोपोगेशन में, मैं आपको एक टेबल दिखा के समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो हम एक प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं, एक्सिलरी बर्ड या शूट, तो इसे कहते हैं एक्सप्लांट, ठीक है, एक्सप्लांट वो हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट सरफेस स्टरलाइजेशन, फिर उसके बाद हम लोग जो भी एक्सिलरी बर्ड या शूट लेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। स्टरलाइज करने से क्या होगा कि उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा, माइक्रोब्स होंगे, वो सारे हट जाएंगे, ठीक है। और फिर इसको सरफेस स्टरलाइजेशन के बाद उसको हम लोग वॉश कर देंगे उस पार्ट को, मतलब एक्सिलरी बर्ड, मान लो मैंने एक्सिलरी बर्ड या शूट ही लिया, मान लो शूट ही लिया, ठीक है, तो शूट को फिर मैंने वॉश कर दिया सरफेस स्टरलाइजेशन के बाद। उसके बाद कल्चरल मीडियम, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीडियम आपकी बुक में दिया है न्यूट्रिएंट्स मीडियम, तो न्यूट्रिएंट्स मीडियम भी लेते हैं, एथील भी लेते हैं, एथील अल्कोहल, या फिर सिल्वर नाइट्रेट भी लेते हैं, तो वो उसके हिसाब से लेते हैं, जो पार्ट हम ले रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसमें शूट लिया तो न्यूट्रिएंट्स मीडियम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस शूट को कल्चरल मीडियम मतलब न्यूट्रिएंट्स में डाल देते हैं ताकि उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो वो मिल जाए। उसके बाद क्या होता है, सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब कल्चरल मीडियम हो जाता है फिर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर वो कैलस में फॉर्म कर लेता है अपने आप को, ठीक है। कैलस क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यूज दैट फॉर्म ओवर अ बाउंडेड और कट प्लांट सरफेस। तो जो शूट लिया हमने वो तो हमने प्लांट से कट ही करके लिया, तो वो एक कट ही है ना, कटेड प्लांट सरफेस है। तो जो कट प्लांट सरफेस पे जो ग्रो कर जाते हैं टिश्यू उन्हें कहते हैं कैलस, ठीक है। फिर एम्ब्रॉयड, फिर वो एम्ब्रॉयड में फॉर्म हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद एम्ब्रॉयड में हो जाते हैं। तो जो एम्ब्रॉयड होते हैं वो जो ऐसे टिश्यू होते हैं जो एम्ब्रियो से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, प्लांट जब अपनी अर्ली स्टेज में होता है, जब वो बिल्कुल मतलब यंग होता है, अपनी अर्ली स्टेज में होता है, तो उसे कहते हैं एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रॉयड होता है इसका टिश्यू मिलता जुलता होता है, ये एम्ब्रियो से मिलता जुलता होता है इसका टिश्यू, तो इसे कहते हैं एम्ब्रॉयड। एम्ब्रॉयड के बाद एम्ब्रियो में फॉर्म करता है, फिर एम्ब्रियो के बाद जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो ग्रो करना शुरू कर जाता है। और उसके बाद फिर वो प्लांटेड में अपने आप को फॉर्म कर लेता है, प्लांटेड बन जाता है। प्लांटेड मतलब जो यंग या स्मॉल प्लांट होते हैं, यंग और स्मॉल प्लांट्स, तो उसे कहते हैं प्लांटेड। जब प्लांटलेट बन जाता है तो उसके 4 या 6 वीक्स मतलब 4 to 6 वीक्स के बाद उसे हम एक सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसे कहते हैं हार्डनिंग। तो उसे हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद उसमें से डिज़ीज़ फ्री स्टॉक डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक से हम यहाँ पे आपकी बुक में दिया था एग्जांपल्स, ऑर्चिड्स ग्रो कर सकते हैं, ग्लैडियोलस ग्रो कर सकते हैं, क्राइसैंथेमम ग्रो कर सकते हैं, तो ये सब इसमें ग्रो किए जा सकते हैं। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं जस्ट वंस। प्लांट लिया, प्लांट के बाद एक्सप्लांट मतलब कोई भी शूट या एक्सिलरी बर्ड, उसके बाद सरफेस स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है, स्टरलाइज कर देते हैं ताकि उसमें से माइक्रोब्स या जो भी हो बैक्टीरिया वगैरह वो हट जाए, ठीक है। फिर कल्चरल मीडियम होता है, उस पार्ट को जो भी पार्ट लिया, शूट लिया मैंने, तो उस पार्ट को मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। फिर सेल्स के मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं सेल्स, फिर सेल्स कैलस में डेवलप कर जाते हैं, कैलस के बाद फिर एम्ब्रॉयड में, फिर एम्ब्रॉयड के बाद एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो के बाद जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेशन हो जाता है, और फिर प्लांटलेट और फिर हार्डनिंग, फिर उसे सॉइल में डाल देते हैं तो फिर वो ग्रो कर जाता है। तो यहीं पे यही दिया है, ये यहाँ पे कॉटन है, ये एक मीडियम लिया है, फिर उसमें ये जो है शूट है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो दिया है मेंशन एक्सप्लांट, और फिर इसे न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, स्टरलाइज करने के बाद फिर न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया इसे, फिर सेल्स के मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, तो फिर सेल एम्ब्रॉयड में फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रॉयड के बाद एम्ब्रियो, फिर जर्मिनेट होता है और फिर वो प्लांटेड में ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से माइक्रो प्रोपोगेशन होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं, इट प्रोवाइड्स रैपिड प्रोपोगेशन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, प्रोपोगेशन हो जाता है बहुत जल्दी, जो भी इंडिविजुअल होते हैं मिलते जुलते उनका प्रोपोगेशन होता है, और ये टेक्निक जो है बहुत ही प्रोडक्टिव है सुपीरियर वेराइटीज़ के लिए, ओके। देन द सेकेंड वन, इट इज़ वेरी यूजफुल इन केसेस वेयर सीड्स आर डॉर्मेंट, जहाँ पे सीड्स जहाँ डॉर्मेंट होती हैं तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है।
और फिर जो एम्ब्रियो होते हैं द एम्ब्रियो इन दीज सीड्स कैन बी कल्चर्ड एंड माइक्रो प्रोपोगेटेड, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, यहाँ पे भी वही बताया। तो इससे माइक्रो प्रोपोगेट हो सकता है, कल्चर्ड हो सकता है एम्ब्रियो। अब लिमिटेशंस क्या हैं टिश्यू कल्चर के? It requires a lot of scientific expertise. It cannot be applied to all cases. It is not easily applicable in remote agricultural areas. तो ये सारे limitations हैं इसके। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर ये सारे केस में ये ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस में अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ कुछ ही केसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें ये अप्लाई कर सकते हैं आप। और ये रिमोट एग्रीकल्चर एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं होता है जल्दी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इन आवर नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड द फर्दर टॉपिक्स। सो आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।